आज हम परामर्श में नैतिक सिद्धांत और मुद्दों के बारे में सीखेंगे। सीखने का मकसद है कि नैतिकता के महत्व के बारे में समझना, परामर्श के विभिन्न नैतिक स्तंभों और इसकी प्रक्रिया के ऊपर चर्चा करना, गोपनीयता और इसकी सीमाओं के नैतिक महत्व को स्वीकार करना, परामर्श में सामान्य नैतिक मुद्दों को प्रदर्शित करना और ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस के बारे में सीखना कि इसको कैसे पहचाना जाता है और काउंसलर बनते हुए इसके क्या प्रतिक्रियाएं हैं जो हमें पहचानने चाहिए। परामर्श में नैतिक सिद्धांत कुछ हैं, जैसे हिंसा का सामने करने वाली महिलाओं के साथ काम करना कई नैतिक दुविधाओं से भरा होता है और नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए किसी भी संगठन के कल्याण के साथ साथ व्यक्ति के विकास में योगदान प्रदान करता है। हमारी नैतिकता जो है वो हमारे लिए मार्गदर्शन भी है, जैसे निर्णय लेने और उनकी मान्यताओं और इच्छाओं के अनुसार कार्य करने के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का सम्मान करना और पहचानना, क्लाइंट को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट बनाए रखना और जानबूझकर किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना और समाज के भीतर सेवाओं का उचित वितरण करना। काउंसलर होते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें ये अंतर समझना जरूरी है कि मित्र की तरह व्यवहार करने में और क्लाइंट के साथ बिल्कुल मित्र बन जाने में जो अंतर है वो पहचानना हमें बहुत जरूरी है। और क्लाइंट के साथ रहकर सपोर्ट करना और क्लाइंट के साथ ही बिल्कुल क्लाइंट की तरह बन जाने में भी अंतर है, जैसे कि कोई क्लाइंट हमारे सामने आकर अपनी दुविधा सुनाते समय हमारे सामने ही रोते होंगे तो हम उनके सामने सहानुभूति दिखाते हैं, हम उनके साथ बैठकर उनकी कहानी सुनकर रोने नहीं लग जाते हैं। और काउंसलर बनने का मतलब ये भी नहीं है कि हम सामने वाले क्लाइंट को रेस्क्यू करने के लिए बैठे हैं, हम उनके लिए उनके बचाव करता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ कुछ मदद का प्रदान नहीं करना होता है, जैसे कि उनको पैसे देना या बच्चों का देखभाल करना, ऐसे सब सहायता हमें बाउंड्री देखकर ही प्रदान करना चाहिए। हमारे काम में काफी नैतिक दुविधाएं होते हैं, जैसे आप सब जानते हैं काउंसलर होते समय हमारे पास जब अलग अलग महिलाएं आते हैं वो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड, अलग अलग संस्कारों के साथ आते हैं। तो अलग अलग संस्कार होने की वजह से उनके जो व्यक्तिगत मूल्य हैं, उनके पर्सनल वैल्यूज जो हैं वो भी बहुत अलग रहते हैं, हर एक व्यक्ति का सेम नहीं रहता है। उसके चलते हुए हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि हमारा जो पेशेवर होते हुए हमारे क्या क्या मूल्य हैं जो हर एक इंसान के लिए अलग तरीके से लगाना चाहिए। कानून और जिस भी एजेंसी के लिए हम काम कर रहे हैं उनके पॉलिसीज को ध्यान रखते हुए और उनके कल्चरल, उनके संस्कारों को ध्यान देते हुए और उनके व्यक्तिगत को मूल्य देते हुए हमें काम करना बहुत ही जरूरी है, जो काफी हमारे लिए चैलेंजिंग भी हो सकता है। अभी हम सेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग में हैं। हम परामर्श में नैतिक सिद्धांत हैं जिनके बारे में सीखेंगे डिटेल में। जो उसके कुछ मुख्य नैतिक सिद्धांत हैं जैसे कि उपकार, गैर नुकसान, स्वायत्तता और न्याय। और परामर्श के अभिन्न अंक होते हैं, बहुत सारे अंक होते रहे हैं, पर यहाँ पे हमने टाइम के अनुसार कुछ अंक के बारे में लिखा है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि गोपनीयता बना के रखना, भरोसेमंद होना, धैर्य दिखाना और वास्तविक होना, बिना शर्त सकारात्मक संबंध बना के रखना और पेशेवर का जो भी जिम्मेदारी है उसके बारे में हम डिटेल में अब सीखेंगे। हम परामर्श के मुख्य नैतिक सिद्धांत के बारे में अब जानेंगे। सबसे पहले है उपकार। इसका मतलब ये है कि हम काउंसलर होते हुए जो भी कार्य करते हैं वो सामने वाले क्लाइंट के लाभ के लिए ही होना चाहिए, उनके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए ही हम जो कुछ भी करते हैं वो काम रहना चाहिए। और जो भी सर्विस हम उनको प्रदान करते हैं उसका हमें ध्यान रखना है कि उसके लिए जरूरतमंद अनुभव रहे हमारे पास, और हम उसके लिए जो भी सुपरविजन लेना चाहिए उस केस के लिए हमें अपने सुपरवाइजर से लेना बहुत ही जरूरी है। और साथ में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी क्षमता के बारे में जानकारी रखें और जितना हमारे पास क्षमता है उस सीमा को समझकर ही सामने वाले क्लाइंट के लिए हम सर्विस प्रोवाइड करें। काम करते समय हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे जिनका निर्णय लेने का जो क्षमता है वो काफी कम होता है, किसी बौद्धिक अक्षमता की वजह से, जिसको हम अंग्रेजी में आईक्यू से पहचानते हैं, जिनका आईक्यू लो होता है, जिनको बुद्धि में कमी होती है। तो हमें अपना सर्विस उनके हिसाब से फ्लेक्सिबल होकर प्रोवाइड करना चाहिए जो उनके समझ के हिसाब से हो।
और साथ में हमें जो भी अत्यधिक संकट में हैं लोग, जो भी किसी भी गंभीर परेशानी या किसी भी व्यक्तिगत बाधाओं में हैं, उन लोगों को प्रायोरिटाइज करके उनको प्राथमिक सर्विस देने के लिए हमें अपने आप को फ्लेक्सिबल करना चाहिए। स्वायत्तता, परामर्शदाता को क्लाइंट को उसके ऊपर निर्भरता को कम करने और उनके स्वतंत्रता निर्णय को बढ़ाने में प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि जो क्लाइंट है आपके ऊपर कम डिपेंडेंट रहे और खुद से इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने में उनको हमें एनकरेज करना चाहिए। और जो भी क्लाइंट का आत्मनिर्देशन की जो क्षमता है उसको हमें सम्मान करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि जो भी डिसीजंस है वो क्लाइंट के हाथों में ही है, और हमें ये समझना जरूरी है कि वो जो भी डिसीजंस लेती हैं वो अपने लिए जो बेस्ट डिसीजन है वो ले सकती हैं। और हमें ये ध्यान देना है कि जो भी क्लाइंट्स के जो भी नीड्स हैं, उनके जो भी आवश्यकताएं हैं और इच्छाएं हैं, उसके हिसाब से ही हमें चलना चाहिए, और ना कि जो उनके साथ दूसरे लोग आए हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि जो महिला है उनकी मम्मी ने आकर कभी बोला कि मेरी बेटी को थोड़ा समझा दीजिएगा कि कुछ प्रॉब्लम हो उनके घर पे तो अपने ससुराल वालों को थोड़ा एडजस्ट करने को बोलिएगा, कभी एक बार पीटे या कुछ भी बोले तो हर वक्त रोकर या वहां पर लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। ये सब हो सकता है कि उसके घर वाले आपको आके बताएं। तो आपको वहां पे ये ध्यान देना है कि आप जो कुछ भी करेंगे उनके घर वालों की बातों को सुनकर कुछ नहीं करेंगे, पर जो भी क्लाइंट कहती है, जो भी महिला कहती है, उसके इंटरेस्ट में जो वो चाहती है उसके हिसाब से ही अपना सर्विस प्रोवाइड करेंगे। काउंसलर होते हुए हमें देखना चाहिए कि कोई भी हम अपना विचार जानबूझकर या अनजाने में भी क्लाइंट के ऊपर ना थोपे। और ऐसा भी हो सकता है कि महिला एक दिन आपको बोल सकती है कि मुझे आपका कोई भी सर्विस, कोई भी काउंसलिंग नहीं चाहिए, और कुछ हफ्तों या महीनों बाद आकर दोबारा ये भी बोल सकती है कि मुझे आपका सर्विस चाहिए तो प्लीज मुझे सर्विस प्रोवाइड कर दीजिए। तो हमें ये समझना है कि उस स्थिति में जो इंसान ट्रॉमा से गुजर रहा हो, उनका जो निर्णय लेने का जो स्थिति होता है, उनका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होता है, वो काफी चेंज भी हो सकता है। तो हमें उनके बारे में ये समझकर उनके हिसाब से अगर वो दोबारा सर्विस चाहती हैं या मना भी कर देती हैं, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। गैर नुकसान, ये ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर होता है कि कोई भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए क्लाइंट को, और हमें किसी भी तरीके का यौन, भावनात्मक और वित्तीय प्रकार का शोषण नहीं करना चाहिए। जिसका मतलब ये भी है कि किसी भी तरीके का यौन संबंध या भावनात्मक संबंध भी नहीं रखना चाहिए। और अगर आप किसी भी तरीके से बीमार हैं या कोई भी आपका व्यक्तिगत जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या किसी नशे का आपने सेवन किया है, तो उस समय किसी भी तरह का सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं करना है। न्याय, काउंसलर होते हुए हमें निष्पक्ष होना चाहिए, जिसका मतलब है कि जाति, वर्ग, वैवाहिक स्थिति, यौन अभिविन्यास, धर्म या विकलांगता के ऊपर हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिसका मतलब है हमें उन्हें मानवाधिकारी का सम्मान करना है और उसी के हिसाब से सभी लोगों को समानता के साथ सेवाएं प्रदान करने हैं। भंडारण यानी कि स्टोरेज, केस से संबंधित जो भी लिखित रिपोर्ट या कोई भी केस रिकॉर्ड फाइल्स हो, उनको इस ढंग से रखना चाहिए जो केस मैनेजर या काउंसलर के हाथ के अलावा किसी और के नजर में ना पड़े। अगर उस केस के बारे में अगर आपको लोगों के सामने प्रेजेंट करना हो तो महिला का गोपनीयता मेंटेन कर ही केस को प्रेजेंट करना चाहिए। साझा करना, महिला के बारे में परिवार या किसी भी सदस्य को बताना हो, उसके लिए महिला का अनुमति के बाद ही आपको वो इंफॉर्मेशन परिवार वालों को डिस्क्लोज करना चाहिए। सुरक्षा प्रदान करना, महिला के बारे में जो भी आप जानकारी रखते हैं उसके बारे में जो फाइल्स में या कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप स्टोर करके रखते हैं, उसमें पासवर्ड डाल के रखना या किसी भी कबर्ड में ताला लगा के रखना, ये आपके लिए बहुत अनिवार्य है, जिससे कि उनका गोपनीयता मेंटेन रहे। महिला के इंटरपर्सनल वायलेंस या उनके लिंग आधारित वायलेंस के बारे में किसी से भी खुलासा करना हो, वो महिला के अनुमति के बाद ही होना चाहिए। खुलासा करने से पहले महिला को पक्ष और विपक्ष को देखने में काउंसलर को मदद करना चाहिए, जिससे कि जब भी वो निर्णय लेती हैं वो अच्छे से सोच समझ कर ले पाती हैं। जब अन्य पेशेवरों और रेफरल एजेंसीज के पास और या परिवार वालों के पास जब उनका इंटरपर्सनल वायलेंस या लिंग आधारित वायलेंस के बारे में आप बताते हैं, उस समय आपको विवेक का प्रयोग करना चाहिए। आप गोपनीयता कब तोड़ सकते हैं? जब एक क्लाइंट खुद को नुकसान पहुंचाने के जोखिम में होता है, वैसे आत्मघातक विचार या व्यवहार रखता है,
उस समय आप गोपनीयता बिल्कुल तोड़ सकते हैं। और जब कोई क्लाइंट दूसरे को नुकसान पहुंचाने के जोखिम में होता है, उस समय भी आप गोपनीयता बिल्कुल तोड़ सकते हैं। और उन केसेस में जब आपको पता चलता है कि कोई भी चाइल्ड अब्यूज यानी कि बाल शोषण या उपेक्षा जैसा कुछ चल रहा है, उस समय भी आप गोपनीयता बिल्कुल तोड़ सकते हैं। और कोई भी और वल्नरेबल कमजोर वयस्कों के साथ जब दुर्व्यवहार चल रहा हो, जैसे कि जिनकी बुद्धि की कमी होती है और जो संवेदी तरीके से दुर्बलता होते हैं, उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार चल रहा हो, उस समय भी आप गोपनीयता तोड़ सकते हैं। अदालत द्वारा ऑर्डर करने की वजह से जब कोई भी मनोवैज्ञानिक आकलन चलता है, उस समय भी आप उनका गोपनीयता तोड़ सकते हैं। अस्पताल में मर्जी के खिलाफ भर्ती करने के लिए आप गोपनीयता तोड़ सकते हैं। और जब भी व्यक्ति अपने मानसिक स्थिति के ऊपर मुद्दा उठाता है कानूनी कार्रवाई के समय, उस समय भी आप गोपनीयता तोड़ सकते हैं। भरोसेमंद होना, एक भरोसेमंद और चिकित्सीय वातावरण धोखे और शोषण के बिना बनाया जाता है। आप काउंसलर होते हुए आपके ऊपर जो भी भरोसा क्लाइंट ने रखा है, उसको आपको सम्मान करना चाहिए। और क्लाइंट के बारे में गोपनीय जानकारी के किसी भी प्रकटीकरण को प्रतिबंध करना चाहिए। अगर प्राइवेट सेटअप में आप फीस लेते हैं, तो उसके बारे में बिल्कुल ओपन और क्लियर रहना जरूरी है। धैर्य रखना, धैर्य रखने का अर्थ ये है कि अत्यधिक नकारात्मक भावनाओं का अनुभव किए बिना या निराशा के लक्षणों को प्रदर्शित किए बिना निराशा को सहन करने में सक्षम होना चाहिए। अगर निराशा काफी महसूस करे तो उसको चेहरे पे या व्यवहार में नहीं दिखाना चाहिए। क्लाइंट की पहल की कमी और अनिच्छा काउंसलर को प्रभावित कर सकती है, जिसके चलते हुए काउंसलर क्लाइंट को चोट सकता है। तो इस जगह पे अपना धैर्य दिखाना बहुत ही अनिवार्य है। हमें ये समझना है कि क्लाइंट को सकारात्मक बदलाव लाने में काफी समय लगेगा, जिसके लिए हमें हमेशा धैर्य दिखाना होगा। असलियत, क्लाइंट की भलाई के बारे में परामर्शदाता की वास्तविक देखभाल और ये समझना कि क्लाइंट आपके पास क्यों आया है। आत्म जागरूकता, परामर्शदाता को अपनी शक्तियों और सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि वह अपने भावनाओं को उचित रूप से प्रदर्शित कर सके। क्लाइंट के साथ सहज होना, काउंसलर का काम है कि वो क्लाइंट के लिए एक सुरक्षित सा वातावरण बनाए, जहां पे वह खुलकर अपने बातों को कंफर्टेबली बता सके। परामर्शदाता को उन्हें ये भी एहसास कराना चाहिए कि चाहे उनकी परिस्थिति जैसी भी हो, उनके पास ताकत है। बिना शर्त का सकारात्मक संबंध, सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार चाहे जैसा भी हो, उसके बावजूद भी आपको अपना देखभाल, पालन पोषण और स्वीकृति जैसे व्यवहार हमेशा दिखाना चाहिए। हमेशा क्लाइंट को चेहरे पे मुस्कान के साथ, अपने बातों के साथ और व्यवहार के साथ उनको सुकून महसूस कराना चाहिए। व्यक्ति के कार्यों को निंदा करने के बजाय काउंसलर को क्लाइंट से ये समझाने के लिए पूछना चाहिए कि आपने जिस तरीके से जो व्यवहार किया है, वह आपने क्यों किया। इससे सामने वाले व्यक्ति को अपने बातों को सामने रखने के लिए एक मौका मिलता है। पेशेवर की कुछ जिम्मेदारियां होते हैं। सामने वाले क्लाइंट की स्थिति का आकलन करना अच्छे से बहुत ही जरूरी है, नहीं तो उस व्यक्ति को आप उचित रूप से कोई भी उपचार नहीं दे पाएंगे। और प्रामाणिक परिणामों के लिए केवल मानकीकृत और विश्वसनीय उपकरणों का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। क्लाइंट को सक्षमता की सीमाओं के भीतर लाभकारी सेवाएं प्रदान करना चाहिए, जिसके लिए आवश्यक है कि जब भी जरूरत हो उनको तुरंत से तुरंत रेफर करें। और अपने व्यक्तिगत जीवन में जो भी स्ट्रेस है, उसको मैनेज करने के तरीके ढूंढने चाहिए, जिससे कि हम काम पे भी क्लाइंट को अच्छे से सर्विस प्रदान कर सकें। काउंसलर का पर्यवेक्षण, काउंसलर्स की जिंदगी में भी अलग तरीके के भावनाएं से वह गुजर रहे होंगे, जैसे कि उनको भी किसी बात का सदमा हो सकता है, लाचारी, शौक या क्रोधित महसूस कर रहे होंगे। उनके भी कुछ कमजोरियां होंगे, पूर्वाग्रह, मूल्य और सिद्धांत होंगे। इन सब के बारे में जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि ये सब चीजें काउंसलिंग करते समय हस्तक्षेप ना बन जाए। काउंसलर्स को अपने सुपरवाइजर्स के साथ नियमित रूप से डीब्रीफिंग करना जरूरी है। अब हम ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस के बारे में सीखेंगे। ट्रांसफरेंस क्या है? जब चिकित्सक के प्रति क्लाइंट की अवास्तविक और अक्सर अनुचित भावनाएं, विचार और व्यवहार जब वह महसूस और प्रकट करता है, उसको ट्रांसफरेंस माना जाता है। और मूल रूप से क्लाइंट के जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं, उनके प्रति जो दृष्टिकोण का एक अचेतन विस्थापन यानी कि अनकॉन्शियस प्रोजेक्शन हो जाता है, उसको भी ट्रांसफरेंस माना जाता है।
और क्लाइंट के जो परामर्शदाता हैं उनके प्रति उनका माता या पिता वाले भावनाएं हो सकती हैं, और वह अच्छे या बुरे भावनाएं भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ट्रांसफरेंस होता है। और जब चिकित्सक के प्रति क्लाइंट का रवैया अचानक जब बदल जाता है, जैसे कि गुस्सा करना या वश में कुछ भी बोलना या बहुत ही मिलनसार या अस्पष्ट असामान्य रूप से बातूनी करना, तो ये सब ट्रांसफरेंस के इंडिकेटर्स हैं। और जब क्लाइंट ऐसे कोई भी रिमार्क्स करता है, जैसे कि बोलना कि कोई मुझे नहीं समझता है, मैं सभी को निराशा करता हूँ, वो भी ट्रांसफरेंस का इंडिकेटर है। और क्लाइंट चिकित्सक के सामने ऐसे आरोप भी लगा सकता है कि मुझे चिकित्सा के कुछ भी लाभ नहीं हो पा रहा है और आपने दूसरे क्लाइंट को ज्यादा पसंद किया है मुझसे। तो ये सब ट्रांसफरेंस के कुछ एक उदाहरण हैं। और जब क्लाइंट काउंसलर के प्रति बहुत ही बोर सा महसूस करने लग जाता है, क्रोधित सा महसूस करता है, ऐसा लगता है कि अटक गया है जिंदगी में कहीं, या बहुत ही ज्यादा उदासीपन या बिल्कुल भी इंटरेस्ट उसको नहीं होता है या डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ये सब ट्रांसफरेंस के कुछ उदाहरण हैं। और जब यौन आकर्षण यानी कि सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है काउंसलर के प्रति, वो भी ट्रांसफरेंस के कुछ इंडिकेटर्स हैं। और जब क्लाइंट काउंसलर को देखकर बचने जैसा व्यवहार करता है या देखकर डरने लगता है, वो भी ट्रांसफरेंस के कुछ इंडिकेटर्स हैं। और जब चिकित्सा के प्रभावी कौशल सलाह का जब वो पालन नहीं करता है, मतलब पालन करने का कोशिश भी नहीं करता है, तो वो भी ध्यान रखना है कि वह एक इंडिकेटर है। और काफी बार अपॉइंटमेंट मिस कर देना और टाइमिंग के साथ अच्छे से पालन नहीं करना, ये सब ट्रांसफरेंस के कुछ उदाहरण हैं। ट्रांसफरेंस को बढ़ाने वाले कुछ कारक भी होते हैं, जैसे कि कोई ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति असहाय महसूस करता है या भयभीत सा महसूस करता है, और जब उनको ऐसा लगता है कि कोई सुरक्षात्मक संबंध बनाने की जरूरत है, और जब अपने शरीर और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के बारे में क्लाइंट बहुत ही चिंतित रहता है, जैसे कि बीमार होना या बहुत ही डर जाना। और कुछ व्यक्तित्व कारण भी होते हैं, जैसे उनके मन की स्थिति और भावनाओं और जरूरतों को सही से व्यक्त करने पर उनको क्षमता जो होती है उनमें कम होती है। तो ये सब कारण होते हैं जिसकी वजह से ट्रांसफरेंस बढ़ने के चांसेस होते हैं। काउंटर ट्रांसफरेंस क्या है? काउंटर ट्रांसफरेंस वो है जो काउंसलर के पास्ट एक्सपीरियंसेस, उनके पिछले अनुभवों की वजह से या उनके जो भी पर्सनल इश्यूज हैं, उनके कोई भी व्यक्तित्व मुद्दों की वजह से अभी क्लाइंट के साथ मिलते समय जिस तरीके से काउंसलर रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्ड करता है, उसको काउंटर ट्रांसफरेंस माना जाता है। और कब कब काउंटर ट्रांसफरेंस होता है हम वो समझेंगे, जब एक काउंसलर जो है अपने फीलिंग्स को, अपने जो भी उनके इच्छाएं हैं, उनके भावनाएं हैं, उसको रीडायरेक्ट कर देता है क्लाइंट के प्रति। और कब होता है काउंटर ट्रांसफरेंस? जब काउंसलर क्लाइंट के साथ सेशंस या कुछ भी काम करने का ऑब्जेक्टिविटी जो है वो खो देता है, और जब काउंसलर सामने वाले क्लाइंट की बातें सुनकर अभिभूति हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है या क्रोधित या उदास हो जाता है, उसको भी काउंटर ट्रांसफरेंस कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर जो क्लाइंट हैं उनके साथ कोई यौन हिंसा हुआ है, और वो सुनने के बाद काउंसलर, मान लीजिए उनके जिंदगी में भी कोई अगर कोई यौन हिंसा का हिस्ट्री है, वो सुनने के बाद और क्लाइंट की बातें सुनने के बाद हो सकता है उनके अंदर कुछ अलग तरीके के भावनाएं आए खुद के पास एक्सपीरियंस की वजह से। तो इन सब कारणों की वजह से काउंटर ट्रांसफरेंस हो सकता है, जो काउंसलिंग करने में या थेरेपी प्रोवाइड करने में चैलेंजिंग हो जाता है। तो तब ये काफी संभावना है कि क्लाइंट के अनुभव परामर्शदाता में अपने स्वयं के साथ हुए दुर्व्यवहार के अनुभव से अत्यधिक भावनाओं जैसे क्रोध और शर्मिंदगी जैसे उत्पन्न करेंगे, और ये भावनाएं वस्तुनिष्ठता को प्रभावित कर सकती हैं और क्लाइंट की मदद करने में क्षमता को कम कर सकती हैं। चिकित्सक को ये जांच करनी चाहिए कि कब क्लाइंट के प्रति समानुभूति सहानुभूति में बदल गया है, और अगर सेशन में कुछ चीज डेवलप नहीं हो रहा है तो उसके प्रति काउंसलर हो सकता है कि काफी चिड़न सा महसूस करे या पेशेंस खो बैठे। और क्लाइंट के लिए कब काउंसलर का ये जो भावनाएं हैं बहुत ही ज्यादा पसंद या नापसंद जैसे हो गए हैं, ये सब पहचानना बहुत ही जरूरी है।